हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी। समाज की आपको एक वीडियो तो मिली गई होगी। आज हम उसका करेंगे पार्ट नंबर 2। देखिए दोस्तों, कल हमने केवल समाज के बारे में बेसिक चर्चा की थी। कल हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि चर्चा करते करते क्या है कि लगभग 30 मिनट हो गए थे। तो उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और अपने जो समाज पढ़ रहे थे ना, समाज पढ़ रहे थे और समाज में अपन बेसिक चर्चा कर रहे थे कि समाज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके पद प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और इसकी पहचान के कुछ हमने नियम भी लिखे थे। और एक अव्ययभाव समास पढ़ा था हमने। अव्ययभाव समास के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी। हालांकि मेरे को कुछ देखो, इसकी सामान्य भी चर्चा करूंगा ना मैं, तो अभी लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर समय इसलिए लगेगा क्योंकि मेरा एक ही सिद्धांत पे चलता हूँ मैं। देखो, जब तक अपने जो टॉपिक है ना, अगर अपने समझ में नहीं आ रहा हो ना, पहले अगर मैं उसकी से आपको नींव नहीं बता दूं, उससे पहले अगर मैं आपको बताने लग जाऊं कि हाँ लिखो अव्ययभाव समास, ठीक है, अब मैं कह दूंगा हाँ इसकी 4 बात लिखो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 4 बात तो याद करनी है। लेकिन अब 4 बात करनी, इसके बाद में कौन सा पढ़ेगा। लेकिन मेरा ये सिद्धांत है कि समास को मैं जब पढ़ाऊंगा ना, तो पहला मैं पूरे चार्ट के अनुसार बताऊंगा आपको, ठीक है, कि भाई इसके बाद में अव्ययभाव के बाद में अपन द्विगु पढ़ेंगे। द्विगु में मैं आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाऊंगा, वो चीज़ मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता देता हूँ। जिससे क्या होगा कि आपको भी पता रहेगा और मेरे को भी पता रहेगा कि अपन, इससे एक ही फायदा होता है, जब अपने जो समाज कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये जो 30 मिनट का जो आपको वीडियो मिलेगा ना, ये जो 30 मिनट का जो आपको वीडियो मिलेगा ना, इसमें आपका जो पूरा समाज है ना, वो एक जगह ही आपका कवर हो जाएगा। मेरा इसका मेन उद्देश्य ये रहता है। और क्योंकि अपन जब लास्ट में अगर एग्जाम टाइम में अगर देखना भी चाहे ना, तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये 30 मिनट का, अगर लगभग हम इसको 2 की स्पीड करके देखें ना, तो लगभग ये आपके 12-13 मिनट में आपके पूरा हो जाता है, क्योंकि अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि पद प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं, मुख्य कितने होते हैं। देखो, मैं आज आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल आपको ऐसा भी एग्जाम दोगे ना, उस लेवल तक में बिल्कुल आप अपने हिसाब से देख लेना कि किस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। देखो, बिल्कुल समाज की अपन बेसिक चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक से मैं बिल्कुल इसको आपके आईएएस तक ले जाऊंगा, आईएएस आरएस तक ले जाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे आपके, देखो, सबसे 1 नंबर पर पढ़ेंगे हम अव्ययभाव समास। आज मैं आपको इसकी, देखो, पहचान लिखा दूंगा, जितने चाहिए वो भी याद करवा दूंगा आपको ट्रिक से। और इनकी अव्ययभाव समास की क्या पहचान है, द्विगु की क्या पहचान रहेगी, क्रमधारी की क्या पहचान रहेगी, तत्पुरुष की क्या पहचान रहेगी, इन सभी नियमों को मैं आज ही याद करवा दूंगा। इनमें कौन से अपवाद आएंगे, कौन से शब्द इसके अंदर याद रखने अपने को, और कौन सी चीज़ अन्य पर क्रमधारय समास से बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और कौन सी चीज़ जो इस चीज़ के अंदर इस नियम में ये चीज़ फिक्स रहेगी, वो चीज़ अपने को आज मैं याद करवा दूंगा। और फिर जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसके अंदर आपको विधिवत रूप से अव्ययभाव समास मिलेगा, द्विगु समास मिलेगा, कर्मधारय समास मिलेगा, और फिर बाद में आप तत्पुरुष समास है ना, उसके मैं आपके सोच रहा हूँ कि लगभग उसके अंदर मैं 3-4 वीडियो बना दूँ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि तत्पुरुष समास के बाद में क्या है कि अपन एक पढ़ेंगे आपके लुप्त कारक चिन्ह। लुप्त कारक चिन्ह में भी क्या है, अपन 6 पढ़ेंगे, कर्ता को छोड़कर और संबोधन को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम अल्लुक पढ़ेंगे, उपपद्य पढ़ेंगे, और उसके बाद में आपके द्वंद्व पढ़ेंगे। द्वंद्व में 3 प्रकार पढ़ाओ, इतरेतर, वैकल्पिक, समाहार, ठीक है। और बहुब्रीहि का वैसा कुछ है ही नहीं, पुरानी कथाओं के नाम याद है तो काम चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ अव्ययभाव। देखिए दोस्तों, अव्ययभाव समास, अगर तुम ना इस चीज़ की, अगर तुमने 4 बात याद रखी ना, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसकी 4 बात याद रखनी है, ठीक है। इसको आपकी 4 बात याद रखनी, वो 4 बात है कौन कौन सी। देखो, अव्ययभाव समास की आपको 4 बात याद रखनी है, उस चीज़ से आपका काम शोर हो जाएगा। पहले देखो, अव्ययभाव समास या अव्ययभाव समास ने आपको समास पढ़ने से पहले ये चीज़ कंठस्थ हो जानी चाहिए। देखो, कल हमने पढ़ा था इसका प्रथम पद प्रधान होता है, तो क्या पढ़ेंगे हम, प्रथम पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो आपको ये याद कर लेनी कि भाई इसका प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरी बात क्या करनी है, इसका जो प्रथम पद है ना, वो अव्यय होता है,
देखो अव्यय का मतलब होता है जो चीज़ खर्च नहीं होती, उससे प्रथम पद अव्यय। ठीक है, दूसरे शब्द हमने लिखी थी, कल ही समझा दिया, ये तो मैंने आपको, उपसर्ग होता है। ठीक है, या उपसर्ग युक्त शब्द इसी में आ जाते हैं आपके। मैं आगे लिखाऊंगा आपके उन उपसर्ग युक्त शब्द इसमें आते हैं। 1 से लगाकर 10, 10 से बाजे संख्या द्विगु समास में जाएगी और बाकी जितने बच जाते हैं वो इकहत्तर समास में चली जाएगी आपके द्वंद्व समास के अंदर। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग युक्त पद आ जाए। ठीक है, पद भी मान लो या फिर अपन शब्द ही कर देते हैं तो भी अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक शब्द आ जाता है आपके पुनरावर्ती वाले शब्द। ठीक है दोस्तों, पुनरावर्ती वाले शब्द। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अव्ययभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसका प्रथम पद दूसरा प्रथम पद अवयवी होता है। ठीक है, तीसरी बात इसमें याद रखनी, उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं। चौथी याद रखनी आपको, आपके इसके अंदर आपके पुनरावृत्ति शब्द इसके अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कुछ शब्द हैं जैसे 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 कि आपके याद रखना है आपके तथा, जैसे आपको याद रख लेना आपके तथा, यथा, तथा यथा और प्रति। अगर ऐसे शब्द भी आपको याद रहेंगे ना, तथा प्रति किंतु, ये शब्द भी है जैसे कि आपके मैंने लिख दिया आपके आ, बह, बा, यावत, तावत, एन, उल, और जैसे ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, यथा, तथा, प्रति, ब, बा, बत और आपकी यावत, तावत, ये जो शब्द है ना, अगर तुमने ये शब्द याद कर लिए ना, ये जो शब्द आपके मैंने लिखे हैं ना, ये एक तरह से आप मान लो कि इसकी क्या है, एक तरह से ये ट्रिक हो गई। ठीक है, जो कोई ना कोई हर बार आपको 100% इसी में से शब्द मिलेगा। जैसे कि प्रति छात्रा यानी हर छात्रा, ऐसे भी आ जाएगा। आजीवन, ठीक है, बशर्त, ताउम्र, यावत जीवन, तावत जीवन, एन वक्त। ठीक है, और देखो जैसे ये शब्द है, अब जैसे मैंने यहाँ एक कुछ शब्द लिख दिया मैंने, जैसे मैं अगर आपको शब्द भी लिखाना चाहता हूँ यथा प्रति शब्द के अंदर अगर मैं बताऊँ आपको, तो देखो जैसे मैंने यहाँ नीचे लिख देता हूँ उनसे प्रतिदिन। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द यहाँ लिख दिया प्रतिदिन। ठीक है, और एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ घर, घर घर। एक शब्द लिख दिया मैंने जैसे प्रत्याशा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ 3 शब्द लिखे, घर घर, प्रत्याशा, प्रतिदिन और प्रतिफल भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको तो 3 शब्द है ये समझना है। देखो प्रतिदिन मैंने आपको प्रति लिखाया, ये आपका प्रति हो गया। देखो घर घर, अब आपको इतना तो पता ही, शब्द के बाद में अगर वही शब्द आ जाए तो उसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति वाले शब्द। तो ये पुनरावृत्ति वाले शब्द हो गए। उपसर्ग युक्त शब्द हो गए, प्रत्याशा, प्रति उपसर्ग लगा हुआ। देखो देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है आपके हर दिन। ठीक है दोस्तों, हर दिन। घर घर क्या कर दूंगा मैं आपका इसका हर घर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद प्रत्याशा यानी कि आशा के बदले, आशा के बदले आशा, यानी कि अपन, आप जैसे मेरे से आशा कर रखी है कि भाई जो चीज़ मुझे आती है मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप मुझसे ये आशा कर रहे हो कि मैं आपको अच्छे से कंटेंट उपलब्ध कराऊँ, और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे पढ़ें, क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो मैं चीज़ आपको 100% उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये चीज़ अगर आप अव्ययभाव समास आपके अंदर याद कर लेते हो आप, देखो प्रथम चीज़ आपको याद करनी है कि इसका प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरी याद करनी है कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है। ठीक है, प्रथम पद अव्यय होता है। तीसरी चीज़ याद रखनी, उपसर्ग युक्त शब्द भी आते हैं। चौथी याद रखनी आपकी पुनरावृत्ति वाले शब्द इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं जैसे, ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं, ये जैसे प्रतिदिन, हर दिन, है घर घर, हर घर, प्रत्याशा। ठीक है, देखो तथा, यथा, प्रति, आ, बाप, ये जो सारे शब्द है ना, मैं आपको जब अव्ययभाव समास पढ़ाऊंगा ना, इसके मैं लगभग आपको, अब मान लो मैं एक पूरा इसका 30 मिनट का इसका एक वीडियो बनेगा आपके, 30 मिनट का एक पूरा इसका मैं वीडियो बनाऊंगा ना, जिसके अंदर मैं आपको 30 मिनट में लगभग कोशिश करूंगा कि मैं आपको
35 से इसके उदाहरण करवा दूँ, क्योंकि देखो हिंदी एक ऐसी चीज़ है, हिंदी और गणित दोनों एक ऐसी चीज़ है, जितने ज़्यादा उदाहरण हल करोगे, जितने ज़्यादा उदाहरण हल करोगे और बार बार करोगे ना, आपकी उसमें पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। देखिए दोस्तों, तो आपको अव्ययभाव समास इसकी मैंने ये डेफिनेशन लिखा दी है। आप अगर कहीं पे भी इसको ढूंढोगे ना, तो एक साथ इसकी पूरी जो परिभाषा होती है ना, वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने ना इसकी 4 बातें याद रखनी है और ये 7-8 शब्द हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में द्विगु समास। देखो द्विगु समास की भी मैं आपको 4-5 चीज़ें एक साथ ही बता देता हूँ, जिससे आपका काम कॉन्सेप्ट क्या बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला लेते हैं अपन द्विगु समास। देखो इस समास की ना मैं 6 भेद है ना, देखो 8 वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि 6 भेद के 6 वीडियो बन जाएंगे। और जो आपके तत्पुरुष समास है ना, उसके मैं 2 वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊंगा, क्योंकि उसके के अंदर 6 भेद तो आपके लुप्त पद के हो जाएंगे, एक नियत तत्पुरुष और आपके लुप्त भी आ जाएगा उसके अंदर, जिसको मध्य लोपी पद बोलते हैं। एक आ जाएगा अलुक और एक आपके उपपद, यानी उसके अंदर 5 है, ठीक है। 5 में भी लुप्त कारक की अगर बात करें अपन, कारक चिन्ह की, तो उसके अंदर आपके 6 भेद वो आ जाते हैं, यानी कर्ता और संबोधन को छोड़कर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा समास देखते हैं अपन, द्विगु समास। देखिए दोस्तों, आज मैं पहचान और केवल इनको याद ही करवा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं और आपको कोई बड़ा काम नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन ये जो काम है ना दोस्तों, ये नींव का काम है। अगर आप जितना इसको अभी मजबूत करोगे ना, समास आप पूरी ज़िंदगी पर भूलने का मेरा वादा, आप पूरी ज़िंदगी पर समास को नहीं भूलोगे, जिस तरह से मैंने याद किया। देखो शब्द दिया है द्विगु समास। पहले बात तो देखो कि भाई द्विगु समास का, द्विगु का अर्थ क्या होता है, ठीक है दोस्तों। दिया है मैंने द्विगु, द्वि का मतलब होता है 2, गु का मतलब यानी कि द्विगु यानी गाय का अर्थ होता है 2 गायों का, 2 गायों का समूह, ठीक है दोस्तों, 2 गायों का समूह, ठीक है, 2 गायों का समूह। देखो एक जगह आपको कंफ्यूज होएंगे आप, वो कहाँ होंगे कि समाहार करूं या फिर समूह करूं, ठीक है दोस्तों, समाहार करूं या फिर समूह करूं। तो देखना दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो जो चीज़, देखो एक छोटी सी भाषा से आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये अपना कोई सर्किल है, ठीक है दोस्तों, ये मान लो कि आप सर्किल है। अब एक रोड इधर से आई और इधर चली गई, एक रोड इधर से आई और इधर चली गई। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज़ के द्वारा ही मैं आपको समझा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ से अपन जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जैसे मैंने एक रोड बनाई है बिल्कुल तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब ये 3 राह भी हो सकता। अब जैसे मैंने एक उसका उदाहरण लिखा आपके चौराहा, ठीक है दोस्तों, और एक लिखा मैंने तिराहा। देखो ये 2 शब्द से आप आराम से समझ जाओगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने रोड लिखाई है। जैसे ये मान लो आपके एसएमएस की तरफ जा रही है, ये मान लो आपके दुर्गापुरा की तरफ जा रही है, ये मान लो गुजरी की तरफ जा रही है, और ये मान लो आपके WTV की तरफ जा रही है, ठीक है दोस्तों। और आपको जाना है इधर, आपको जाना है एसएमएस की तरफ, ठीक है, आपको जाना है एसएमएस की तरफ, ठीक है। ये आपके WTP की तरफ जा रहा है, ये आपके दुर्गापुरा की तरफ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये इधर आपके मानसरोवर, बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीका है। और ये मान लो कि आपके गोपालपुरा वाला चौराहा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि ये है ना, आप इस चीज़ को अलग तो नहीं कर सकते हो ना। जैसे 2 गायों का समूह, आप 2 गायें हैं, माना कि जैसे ए गाय और बी गाय है, ठीक है। ये 2 गायों का समूह होके द्विगु समास कहलाया, ठीक है। आप इन दोनों गायों को अलग भी तो कर सकते हो ना, लेकिन आप इन 4 रास्तों को अलग थोड़ी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप तो ऐसे जोड़ दोगे, तो ऐसे तोड़ेगा, इसको करके ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे कर दो। लेकिन ये क्या है कि जो चीज़ अलग नहीं होती है ना, वो आपके समाहार में लिखी जाती है, यानी चौराहा, यानी 4, इसका लिख रहा हूँ मैं यहाँ 4 राहों का समाहार। देखो दोस्तों, मैं इसके लगभग आपको 50 उदाहरण कराऊंगा द्विगु समास के। 13 है, यानी कि 3 राहों का समाहार। देखिए दोस्तों, समूह और समाहार का जो आपके डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। यानी कि जो चीज़ अलग नहीं होती, जैसे अपन लिखेंगे पंजाब,
केस एक अपन लिखेंगे पंजाब। देखिए दोस्तों, उदाहरण में इसलिए अभी ज़्यादा कम इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अपने क्या कि बेसिक 6 समास है ना, प्रकार है ना, वो आपको मैं आसानी से उपलब्ध करवा दूँ। क्योंकि अभी मैं हर एक चीज़ के 2-2 4-4 उदाहरण दूंगा ना, तो अपने क्या है कि कल जैसे भी अपने टाइम हुआ वैसे आज भी अपने टाइम हो जाएगा। तो मैं क्या उदाहरण वाली आपको फुल एक्सप्लेन वाली जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें सारी बाद में पढ़ाऊँगा। क्योंकि अभी तो मैं उदाहरण के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया कि जो चीज़ें अलग नहीं की जाती है वो आपके समार में आएगी, और जिन चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है कि देखो अलग तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन देखो 4 राहें एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है। और जैसे पंजाब लिखा है, 5 नदियाँ, एक पंजाब के अंदर 5 नदियाँ बह रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो पांचों नदियाँ एक ही स्थान पर बह रही हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 नदियों का समूह आएगा, ना कि इसके अंदर समार आएगा। देखो द्विगु समास आएगा। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, जो हमने आपको कल बताई थी, क्या बताई थी कि दूसरा पद प्रधान, ठीक है। और अब आपको इसके अंदर 2 चीज़ याद रखनी, नंबर 1, नंबर 2। पहला देखो इसके अंदर क्या होता है कि प्रथम प्रथम जो पद है ना, इसका संख्यावाची होगा, यानी कि इसका जो प्रथम पद होगा वह इसका प्रथम जो पद है, इसका प्रथम पद हो जाएगा आपका संख्या, ठीक है। और इसका जो दूसरा पद है ना, या इसका प्रथम पद मान लो और यह इसका दूसरा पद मान लो, ठीक है। यानी द्विगु समास का जो दूसरा पद होगा ना, वो कोई ना कोई संज्ञा होगा, ठीक है दोस्तों, कोई ना कोई संज्ञा होगा। अभी मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे मैंने लिखा था तिरंगा। देखिए दोस्तों, तिरंगा है ना, इसके अंदर 3 रंगों का समूह, यानी कि ये देखो, ये तो क्या है, एक संख्या है, ठीक है दोस्तों, ये तो एक संख्या, लेकिन ये रंग क्या है, आपके संख्या है, यानी कि ये क्या है, आपके संज्ञा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे अगर आपने कहीं पर भी पढ़ी है तो रंग में कौन सी संज्ञा होती है, ठीक है दोस्तों। देखो 3 है इसके अंदर, 3 तो क्या है, संज्ञा है, 3 तो क्या है, आपके संख्या है, लेकिन जो रंग है वो आपके संज्ञा है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि रंग में कौन सी संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। देखो ये चीज़ याद रखनी है आपको। इसके बाद में 1 मिनट, इसके बाद में आपको देखो वो एक आपको चीज़ है ना, वो याद रखने के लिए मैं आपको बता दूंगा। देखो 3 चीज़ याद रखनी है आपको। पहली चीज़ एक और याद रखनी, यानी कि आपके 1 से लेकर 10 तक भाज्य, 1 से लेकर 10 तक और भाज्य, और या फिर 1 से 9 कर लो आप यहाँ, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक, या फिर 10 ही रहने दो आप तो, ठीक है, क्योंकि इससे क्या आसान हो जाएगा आपको। 1 से लेकर 10 तथा 10 से भाज्य संख्या, 10 से भाज्य संख्या किस में आएगी, आपके द्विगु में आएगी। किस में आएगी भैया, ये आपके द्विगु समास में आएगी, ठीक है। आपको ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये आपको कंटेस्ट कर लेनी है, ठीक है। देखो इसके बाद में दूसरा क्या लिखना आपको, जो उन उपसर्ग है ना, यानी कि उन उपसर्ग वाली चीज़ें, उन उपसर्ग वाले ऐसे लिख दो, उन उपसर्ग वाले शब्द किस में आएंगे, आपके अव्ययभाव समास। क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा ही है कि इसके अंदर उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, अब जो बाकी सभी संख्या वाले शब्द बच जाते हैं ना, यानी कि यहाँ लिख लो आपके बाकी शब्द किस में आते हैं, आपके द्वंद्व में के इतरेतर के अंदर आते हैं। और इतरेतर को हम पढ़ते हैं और के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ते हैं अपन, एक दूसरे के शब्द पूर्वक आते हैं और संख्यावाची शब्द इसके अंदर आते हैं। और जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना, कल मैंने आपको इसका भी लिखाया था, जैसे 55 लिखा था, 5 और 50, ये इसी का उदाहरण आ जाएगा। तो देखो द्विगु समास के अंदर आपको ये 3 चीज़ें ना, ये भी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। 1 2, ठीक है। यदि 1 से लगाकर 10 तक भाज्य संख्या, ठीक है, और 10 से भाज्य संख्या आने वाली, ठीक है, वो तो आपके द्विगु समास में आएगी। यदि इसके बाद में
यदि इसके बाद में अगर आपको उन उपसर्ग वाली चीज़ें मिले ना तो वो आपके अव्ययभाव समास के अंदर आ जाएगी। बाकी सभी द्वंद्व समास यानी कि आपके इतरेतर समास के अंदर आ जाती है। इसमें कोई आपको डाउट वाली बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मैं अब आपको क्रमधारय समास पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ले लिया होगा वो साथ के साथ आप नोट्स बना ही रहे होंगे उम्मीद करूँगा, क्योंकि देखिए मैंने उस दिन भी कहा था कि अपनी चाल है ना, भले आप चींटी के समान ही रखो, लेकिन जो आदमी सो रहा है, यानी जो आदमी सो रहे हैं कि अभी भर्तियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप ये काम करो, ये रोज़ के 30 मिनट वीडियो है ना, आपको पूरी हिंदी करवा देंगे आपको। देखो मैं अगर किसी चीज़ में अगर घसरा काट भी था तो मैं पहले संज्ञा सर्वनाम को पढ़ाते, क्योंकि वो चीज़ आपको हर जगह उपलब्ध होती है, तो उसमें मेरे कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन मैंने पहले ये टॉपिक चुना है कि अपने को साबित करके दिखाना है कि अपन पढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो आप भी कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए आपके। देखो तीसरे नंबर में मैं आपको टॉपिक ले रहा हूँ क्रमधारय समास। ठीक है, 3 नंबर पे पढ़ेंगे अपन क्रमधारय समास। क्रमधारय समास, ठीक है दोस्तों। देखिए क्रमधारय समास के अंदर भी आपको 2 बात याद रखनी है। ठीक है, देखो ये जो 2 बात है ना, ये 2 बात अगर तुमने हर समास के अंदर भी याद कर ली ना तो आपका समास का काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्या याद रखनी है कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 बात कौन कौन सी याद रखनी। यदि इसका प्रथम पद, यानी कि मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, यानी इसका प्रथम पद, ठीक है, यदि इसका प्रथम पद अगर विशेषण है, देखो विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको जब बताऊंगा ना विशेषण और तब बहुत डिटेल समझा दूंगा। अभी तो आपको याद रखना है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता दिखलाते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा वैसे मूल प्रकार से 3 प्रकार की होती है, कुल भेद इसके 5 होते हैं, सर्वनाम इसके 6 प्रकार होते हैं। देखो संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, इतना तो शायद आपने पढ़ा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विशेषण की संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेष्य कहलाते हैं, और विशेष्य की भी विशेषता बताने वाले आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। देखो यदि इसके अंदर प्रथम पद विशेषण है, ठीक है, तो इसका जो दूसरा पद होगा ना, यानी कि प्रथम पद और ये दूसरा पद है, ठीक है, तो यदि प्रथम पद अगर विशेषण है तो दूसरा पद इसका क्या हो जाएगा, आपके विशेष्य। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, जो विशेषता बताता यानी कि विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। याद रखना, भूलना मत। ठीक है, और मैं बता दूंगा। ठीक है, ये कंडीशन तो अपने हो गई, लेकिन अगर जरूरी थोड़ी है कि पहले विशेषण ही आए, जरूरत नहीं है भाई कि पहले विशेषण ही आए और विशेषण के बाद में विशेष्य। लेकिन यदि आपके विशेषण पहले आ जाए और विशेष्य बाद में आए तो कोई दिक्कत नहीं। यदि पहले आपके विशेष्य आएगा, यानी कि पहले विशेष्य आएगा तो बाद में आपके विशेषण आ जाएगा, बाद में आपके विशेषण आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं। अब देखो दूसरी बात क्या याद करनी है आपको। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है, अभी मैं बताऊंगा विशेषण विशेष्य क्या होता है, किस प्रकार इसके अंदर आते हैं, बहुत वो उदाहरण लिखाऊंगा ना जो हर बंदा उसको गलत करता है। ठीक है, देखो यदि पहले क्या आ जाए, आपके उपमान कर दो, यदि प्रथम पद उपमान आ जाए तो दूसरा पद उपमेय होगा। दूसरा पद कौन सा होगा, आपके उपमेय होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पद उपमेय होगा। ठीक है, अब जरूरी तो यही नहीं कि भाई पहले उपमान आए, पहले उपमेय भी तो आ सकता है। जी सर, बिल्कुल उपमेय भी आ सकता है। यदि पहला पद उपमेय आए तो ठीक है, दूसरा पद उपमान हो जाएगा, दूसरा पद उपमान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं एक इंटरेस्टिंग उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है आपके मर्ग नहीं, ठीक है दोस्तों, और एक मैंने लिख दिया आपके चंद्रमुखी। ठीक है दोस्तों, ये अपन
ये आप लोग जो किसी की तारीफ करते हो ना कि तुम्हारी आंखें मर्ग समान है, तुम चंद्रमुखी के समान हो, ठीक है, तुम्हारी आंखें मर्ग के समान है, जो हम बिल्कुल ही उसकी तारीफ गलत कर रखे हैं। अगर वो मेरी बहना अगर मेरा ये समास वाला वीडियो देखती है तो अगर आपको ये जो बोले कि तुम्हारी आंखें मर्ग नहीं समान है, तो उसके खींच के चाटा मारना। क्यों? क्योंकि अगर वो संधि रूपी क्या वाला संधि विग्रह रूपी गलत बोल रहा है। देखो हम जो अधिकतर गलत वाला करते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ हम क्या करते हैं। देखो हम इसको ऐसे बोलते हैं, मर्ग के समान नैनो वाली, ठीक है दोस्तों। देखो जबकि इसका एक और लिख रहा हूँ, ठीक है, ये तो अपन आम चाल भाषा में बोलते हैं और हर विद्यार्थी इसी को ऐसे पढ़ता है कि मर्ग के समान नैनो वाली, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ये गलत क्यों है और लिखूंगा जो वो सही क्यों है, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूँ कि देखो मर्ग के नैनो के समान नैनो वाली, ठीक है दोस्तों। देखो एक तो बात है ये छोटा है जो अपने को जल्दी आता था, लेकिन ये मोटा है यानी कि बड़ी पंक्ति है, जल्दी आती क्यों नहीं है। जैसे कि ये मैंने अपने एक मर्ग बनाया, अरे यार थोड़ा अच्छा ही बना देता हूँ। जैसे कि मैंने ये आपके मर्ग बनाया है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी जैसे मान लेना कि ये आपके मर्ग है, ठीक है। देखो ऊपर वाली पंक्ति कह रही है कि ये जितना भी इसका शरीर है ना, उसके समान उस बंदी की आंखें, यानी कि मर्ग के समान जिसकी बताई जा रही है, ये पूरा ही मर्ग है ना, उसके समान उसकी आंखें हैं। और ये जो दूसरी पंक्ति कह रही है कि इसकी जो ये आंख है ना, उसके समान उसकी आंखें हैं। तो देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है कि पूरी आंख है ना मर्ग के समान तो हो ही नहीं सकती। अब तुलना यही की जाएगी जो इसकी मर्ग की जो आंखें हैं ना, वो आपके उस के आंखों के समान है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मर्ग के समान नैनो वाली और मर्ग की आंखों के समान। देखो ये है ना, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ शुद्ध आप ये कर लेना। चंद्रमुखी यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली, हाँ इसका जरूर सही है, यानी कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख वाले, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्रमधारय की दो बात अच्छी लगी होगी, यानी कि विशेषण विशेष भी होता है। देखो तुलना की जा रही मर्ग के समान नैनो वाली, यानी कि मर्ग की जो देखो नैनो वाली यानी कि मर्ग की तुलना उसके नैनो से की जा रही है। चंद्रमा की तुलना अपने मुख अपने जो मुख की तुलना है वो चंद्रमा से की जा रही है और अपने नैनो की तुलना मर्ग के नैनो से की जा रही है। यही विशेषण विशेष्य और में उपमान होता है। तो अपन जो तत्पुरुष समास है वो पढ़ेंगे क्योंकि ये तत्पुरुष समास है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो एक बार अपन अब चौथा नंबर का अपना जो समास रहने वाला है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को हम 5 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो मैं तत्पुरुष समास को कुछ अलग हिसाब से लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तत्पुरुष समास, देखो दोस्तों ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसको हम 5 प्रकार पढ़ेंगे। देखो तत् का मतलब होता है उसका, तत् का मतलब होता है उसका, आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, यानी तत् का मतलब उसका होता है, पुरुष माने पुरुष ही होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये बात तो याद रख लेनी, और एक बात आपको जो वो याद रखनी है, क्या याद रखनी है, इसका दूसरा पद। देखो इसका मतलब ये होता है कि दूसरा पद, आप ये नहीं सोच ले कि इसके दोनों पद हो, यानी कि दूसरा पद प्रधान, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अपन अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है। अब आपको इसको बांटना है आपको 5 भागों में, ठीक है दोस्तों। देखो प्रथम पढ़ेंगे हम आपके न्याय तत्पुरुष समास। अब ये क्या होता है, किस प्रकार होता है, देखो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ना नहीं, यानी इसका शाब्दिक अर्थ
यही निकलता है नहीं। यानी कि जिस चीज़ के अंदर नहीं, यानी कि क्या आ जाए, यानी कि अ आ जाए, अन आ जाए, या अन आ जाए, या ना आ जाए, या नहीं आ जाए, या घेर आ जाए, सारे इसके अंदर आए। जैसे मैंने लिखा अकारण, मैंने यानी लिखा अकारण, ठीक है। मैंने लिख दिया है घेर आदमी, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा नापाक, नालायक, ठीक है, अनसन, अनावश्यक, ये सारी चीजें हैं अकारण, यानी कि अकारण का हो जाएगा आपके कारण नहीं, यानी कि आपके कारण नहीं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। अभी देखो बस आपको तो केवल ये याद रखना है कि आप समास, तत्पुरुष समास है ना, हम आपको 4 प्रकार से पढ़ेंगे। इनके जितने भी नियम बनेंगे मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी दूसरा भेद पढ़ेंगे हम इसका, लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास को अपन बोलते हैं मध्य पद लोपी समास। क्या बोलते हैं इसको आप? हम बोलते हैं मध्य पद लोपी समास। इसी को बोलते हैं अपन मध्य पद लोपी, यानी इसके अंदर पूरा का पूरा ही आपके, देखो अब इसके मैं आपको कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे रस मलाई कर दो, ठीक है, रसगुल्ला भी इसी का जाता है, रसमलाई भी इसी का आ जाता है, पकौड़ी भी इसी का आ जाता है, गुड़दानी भी इसका आ जाता है, गिरतान भी इसका इसी में आ जाता है। इसके अंदर आपके 20-25 जो उदाहरण है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, रसमलाई, यानी रस में डूबी हुई मलाई, यानी इसको मध्य पद लोपी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो अपन बनाएंगे ना, देखो मैं बना ही देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एरो लगाया, तो एरो जो लगाया ना, यहाँ आने वाले समस्त पद, यानी कि इसके अंदर जो आने वाले मध्य पद है ना, वो सारे सारे लोप हो जाते हैं और इसको एक करके लिख देते हैं। मैंने लिखा जैसे रस में मिली, रस में मिली हुई मलाई, ठीक है दोस्तों, रस में मिली हुई, रस में मिली हुई मलाई, या फिर रस में डूबी हुई मलाई। देखो अब ये जो रस है और ये रहा मलाई, अब ये जो चीज़ बची है ना आपके सामने, ये यहाँ से लगा कर ये यहाँ, इसको बोलते हैं आपके मध्य पद लोपी। रसमलाई का दो, रसगुल्ला लिख दो, और आपके दही बड़ा लिख दो, पकौड़ी लिख दो, गिरतान लिख दो, ये सारे सारे इसी के अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो केवल आपको इतना नहीं जाना है, आपको केवल यही याद रखना है कि हम तत्पुरुष समास के अंदर दूसरे नंबर के मध्य पद लोपी पढ़ेंगे या लुप्त पद पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर, अपन तीसरे नंबर पढ़ेंगे अपन। देखो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। लुप्त पद, लुप्त कारक चिन्ह कर लो आप तो, ठीक है, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर देखना आप, इसकी बात देखना आप, ठीक है, आपके तत्पुरुष समास। देखो इसके अंदर अपने जो कारक होते हैं ना, अटु कारक, कर्ता ने क्रम को क्रम से समाधान के लिए अपादान से संबंध का किए प्रणय संबोधन, यानी कि 8 पढ़ते हैं ना, तो अपन पढ़ेंगे कौन कौन से, यानी कि कर्ता और संबोधन को दोनों को छोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोनों को छोड़ दिया, यानी कि 1 नंबर को छोड़ दिया और 8 नंबर को छोड़ दिया, यानी कि आपको 2 नंबर से लगाकर आपको 7 नंबर तक पढ़ने हैं। अब देखो वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रथम नंबर पढ़ेंगे हम कर्म, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपके कर्म, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम करण, कर्ता ने कर्म को करण से। तीसरे नंबर पढ़ेंगे हम संप्रदान, ठीक है, और इधर लिख देता हूँ मैं आपके अपादान, अपादान के बाद में सीधा करो आप संबंध,
संबंध, संबंध छोटे छोटे लिख रहा हूँ मैं इसलिए आपको संबंध, संबंध के बाद में आपके अधिकरण, आपके अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, इनका जो जितना भी कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, देखो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, इसके अंदर आपके को प्रसर्ग आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, क्यों आएगा, मैं बता, करण से, या इसके अंदर अभी आता है आपके के द्वारा। देखो यहाँ मैं प्लस का चिन्ह कर रहा हूँ, ये आपके जुड़ने के अर्थ में आएगा, ठीक है। संप्रदान के लिए, संप्रदान यानी कि आपके साधन या माध्यम के लिए आता है, करण आपके यहाँ लिख दो, आपके साधन या माध्यम के लिए आता, ठीक है दोस्तों। साधन, देखो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए यानी कि संप्रदान के लिए, ठीक है। देखो ये आपके जुड़ने के अर्थ में आ रहा है। अपादान, अपादान का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में आएगा, अपादान से। देखो संप्रदान आ गया ना, संप्रदान के लिए भी होता है और को भी आता है, जहाँ पर स्थायी दान दिया जाता है ना, वहाँ पर को प्रसर्ग भी आता है। संबंध से यानी कि यहाँ माइनस का चिन्ह लिख रहा हूँ, यानी कि ऋणात्मक का लिख रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर अलग होने के भाव के अंदर आ जाएगा। संबंध, संबंध किसके रखने हैं आपको, देखो का, की, के भी आ जाते हैं, रा, री, रे के भी आ जाते हैं, ठीक है, और ना, नी, रे यानी इसके भी आ जाते हैं। अधिकरण का, अधिकरण का मतलब होता है आपके आश्रय में अथवा पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, यही चीज आपको मैं अब समझाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। बात आती है आपके संप्रदान के लिए, साधन क्या लिख दिया मैंने, देखो यहाँ आपके प्लस के यानी कि जुड़ने के अर्थ के अंदर आएगा। देखो देखो कर्म कारक ने, यानी कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को धनुष से मारा, तो धनुष से मारा यानी कि साधन का बोध करवा रहा, ठीक है। अगर इसके अंदर लिख दीजिए ग्राम गत, यानी कि ग्राम को गत, जैसे मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिख दिया मैंने, जैसे ग्राम ग्रत, ग्राम को गत, ठीक है। राम ने रावण को मारा यानी कि तुलसी द्वारा, तुलसी के द्वारा रचित। संप्रदान के लिए, रसोई के लिए घर, देखो घर, साला, साला, घर, साला, आला, आवास, ये जिसके शब्द के अंत में आ जाते हैं वह संप्रदान होता है। यदि किसी शब्द में या किसी शब्द वाक्य में यदि स्थायी रूप से देने का बोध हो रहा हो और वहाँ दान दिया जा रहा हो तो वहाँ कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होगा। और उस में हम पढ़ेंगे, जब क्रिया पढ़ेंगे ना, तब ये भी पढ़ेंगे कि यदि दान दिया जा रहा हो तो वहाँ एक कर्म क्रिया होती है, अकर्म क्रिया नहीं, एक कर्म क्रिया होती। क्रिया भी दो प्रकार से पढ़ेंगे, सकर्म क्रिया भी, एक कर्म क्रिया, द्विकर्म क्रिया। लेकिन अभी अपनी बात नहीं कर, अपादान से अलग होने के लिए, यानी कि मैं जयपुर से अजमेर बस से गया, देखो जयपुर से अजमेर में बस से गया, तो मैं जयपुर से अजमेर जा रहा हूँ तो जयपुर से तो अलग हो रहा हूँ ना, तो यहाँ तत्पुरुष यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, ये अपन अशुद्ध वाक्य है, जबकि कर्ता पहले आता है। शुद्ध ये होता है कि पत्ता पेड़ से गिरा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में संबंध आ जाते हैं, यानी कि तुलसी के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित। अधिकरण का मतलब तो आश्रय, यानी कि त्रितु में आठन, ठीक है दोस्तों। और भयंकर, भय को पैदा करने वाला, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा, क्योंकि अपना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर दोनों ही पढ़ने वाले, ठीक है दोस्तों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसके मैं लगभग आपको 20 उदाहरण के साथ समझा दूंगा, क्योंकि अभी समझने के हिसाब से हम जो शॉर्ट शब्द हैं, जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, उसकी बात ही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब अगला अपने, अब जो आपको है ना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, अब बिल्कुल एक तो आपके द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और द्वंद्व समास होने के बाद में द्वंद्व समास, अच्छा सॉरी, अब आपके द्वंद्व समास आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ आपके द्वंद्व समास, ठीक है दोस्तों। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होता है, एक होता है प्रथम नंबर, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आपके वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है दोस्तों। एक होता है आपके वैकल्पिक द्वंद्व समास और दूसरे नंबर पर होता है आपके
समाहार। देखो वीडियो तो बड़ा हो ही जाएगा आपके, पर दोस्तों एक ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा। द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, देखो 2 नंबर पे ये हो जाएगा। 3 नंबर में आपका विकल्पी का समाहार हो गया और इतरेतर। इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, देखो इतरेतर समास के अंदर आप क्या जाता है और, क्या जाता है आपकी और। अब आपको इसके अंदर 2 बात याद रखनी है। अब वो 2 बात कौन कौन सी है, देखो मैं आपको पूरा समास में 2 बात में याद करा। देखो इसके अंदर एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं, यानी कि एक दूसरे के आपके पूरक शब्द आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपके संख्या वाले शब्द आते हैं, संख्या वाले पद आते हैं। ठीक है, ठीक है। और के अंदर आपको याद रख लेना है कि और, जैसे कि सीता राम, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपके, जैसे 2 उदाहरण लिख देता हूँ मैं आपके। देखो सीता राम, नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, और कृष्णार्जुन। बहुत सारे उदाहरण लिखा दूंगा मैं आपको। कृष्णार्जुन, कृष्ण जन्म में अर्जुन। देखो सीता और राम, नाग और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, यानी एक दूसरे के पूरक शब्द आ रहे हैं। ठीक है, और संख्या वाले शब्द, अरे यार सॉरी आपके इतने तरह समास के अंदर आपके संख्या वाले शब्द आ जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ आपके 55 लिख दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया आपके, हाँ 55 ही मान लो तो भी कोई बात नहीं, 55 शब्द लिख दिया। यानी कि देखो मैंने यहाँ लिखा 5 और 50। ठीक है, अब देखो ये आपके और इतरेतर समास के अंदर आ गया। पूरक शब्द है ना 5 और 50, यानी एक दूसरे के संज्ञा वाले शब्द। देखो समाहार के अंदर आपके आ जाएंगे आदि। क्या आ जाएंगे आपका, आदि आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक शब्द तो आ जाएगा आपके सार्थक, यानी इसके अंदर भी आपको 2 बात याद रखनी। क्या रखनी, एक शब्द तो आएगा आपके सार्थक शब्द और दूसरा आएगा आपके निरर्थक शब्द। ठीक है दोस्तों, एक शब्द आएगा आपके सार्थक शब्द, एक आएगा दूसरा आपके निरर्थक। वैकल्पिक के अंदर देखो आपके यह शब्द आएंगे, यह भी आ सकता है आपके, अथवा भी आ सकता है। यानी जो चीज़ एक साथ घटित नहीं हो सकती है वो चीज़ इसमें आएगी। देखो या तो दिन होगा या रात होगी, या तो सुख होगा या दुख होगा, या तो लाभ होगा या हानि होगी। देखो या तो आपको खुशी होगी या आपको गम होगा, या आपको टेंशन होगी या आपको नो टेंशन होगी। तो ये इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और समाहार वाले जो शब्द है इसके अंदर सार्थक शब्द, निरर्थक और एक दूसरे के पूरक शब्द आ जाते हैं। ठीक है, और इतरेतर समास के अंदर और पूरक शब्द भी इसी के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद में अगर अपन और भी देखना चाहे ना, तो देखो इसके बाद में अगर अपन और भी देखना चाहे तो इसके अंदर आपके समूह का बोध करवा देते हैं। ठीक है, और अपन एक चीज इसके अंदर और कर लो, आपके समूह का बोध करवाने वाले। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ इसी के अंदर आ जाएगी आपकी आदि, यानी कि कपड़े लत्ते आदि। अपन बोलते हैं ना कपड़े लत्ते लेने जा रहा हूँ, टोपी कुर्ता लेने जा रहा हूँ, धोती कुर्ता पहन रखा है। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन बोलते हैं यहाँ थोड़ा रुको, चाय पानी पी लेते हैं। चाय पानी, अब चाय पानी, रोटी बोटी, ये आ जाती हैं। अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी तो होता है, लेकिन अड़ोसी क्या होता है, दो दोस्तों द्वंद्व समास से हो जाता है। पहला पढ़ेंगे हम वैकल्पिक, दूसरा पढ़ेंगे समाहार, तीसरा पढ़ेंगे आपके इतरेतर, यानी और इसके अंदर एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं, संख्या वाले शब्द इसी में आते हैं। समाहार यानी आदि, यानी एक शब्द सार्थक आएगा, एक शब्द निरर्थक आएगा। ठीक है, और ये समूह का बोध करवाएंगे। ठीक है, वैकल्पिक के अंदर जितनी पुरानी जो आपके नाम आएंगे, यानी कि एक चीज़ साथ नहीं आती, या तो आप इसको देखकर आपका समाज का जो टेंशन है वो आप पूरी कर लो, या आप इसको नहीं देखकर आपकी जो समाज की टेंशन है उसको आप टेंशन में रखो। ठीक है, तो इसके अंदर ये सब जाते हैं। अब अपना जो अंतिम जो नियम है वो आपका बहुवीर्य समास का। ठीक है दोस्तों, तो कल है ना अपन बिल्कुल विधिवत रूप से समास की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज अगर आपने ये पढ़ा होगा कि मैंने जो चीज़ बताई है, ठीक है, मैंने जो आपको आज चीज़ बताई है वो आपको कितनी समझ में आई है, आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये आपके आज का अंतिम बहुवीर्य समास। देखिए दोस्तों,
इसका कोई स्वयं का उदाहरण नहीं होता, ये दूसरों को उदाहरण कर लेता है। अधिकतर ये कर्मधारय समास और आपके द्विगु समास के ही उदाहरणों को ग्रहण करता है। ठीक है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आपके पौराणिक कथाओं के नाम। ठीक है, दूसरी बात पढ़ेंगे हम इसके अंदर देवी देवताओं के नाम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा कि मैं ये जो आपको समास के जो 6 भेद हैं, पहला पढ़ा था हमने, एक बार और आपको याद करवा देता हूँ मैं। पहला पढ़ा था हमने अव्ययभावी या अव्ययभाव समास, दूसरा देखा था हमने द्विगु देखा था, तीसरा देखा था हमने क्रमधारय देखा था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में अगला देखा था आपने तत्पुरुष, जिसके हमने 6 भेद किए थे। ठीक है, देखो सॉरी उसके अंदर 2 और रह जाते हैं। ठीक है, अलुक हो गया था, अलुक तो, और उसके अंदर देखो फिर आपके देखो जल्दी जल्दी में क्या है, एक तो आपके उपपद रह जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके जितने भी संस्कृत विभक्तियां हैं वो इसी के अंदर आपके प्रत्यय है जितने भी, यानी कि इसके अंदर प्रत्यय पड़ेंगे, यानी कि जितने भी प्रत्यय वाले शब्द इसी के अंदर आ जाएंगे। और ये आपके 4 नंबर पर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में 5 नंबर पर रहेगा आपके अलुक, यानी कि इसके अंदर आपके संस्कृत विभक्तियों वाले जो जितने भी शब्द है ना वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे द्विगु समास, द्विगु समास के बाद में हमने अभी पढ़ा है आपके द्वंद्व समास, द्वंद्व समास के बाद में अभी मैंने पढ़ा है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये समास की जो वीडियो है मेरा तो गड़ा ही दुख गया है पढ़ाते पढ़ाते, बोलते बोलते, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम कल से एक इसी टॉपिक की एक विधिवत रूप से और 20-20 उदाहरण 25-25 उदाहरण के साथ मैं आपको कल इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप चैनल में इसी तरह बने रहिए, और ज़्यादा लंबा वीडियो होने का मतलब यही है कि आपको मैं ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।